नमस्कार दोस्तों आप सबने थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में सुना होगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है आज के डेट में। और ये मिलेगा आपको चाइना के यांगजी रिवर पर। लेकिन जस्ट इमेजिन, चाइना उसका 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट ये बनाना स्टार्ट कर रहा है तिब्बत के यालुंग सांगपो रिवर। आप सब जानते हैं जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है और अल्टीमेटली ये बांग्लादेश में एंटर करता है और ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अल्टीमेटली ये भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर। एंड इट इज गोइंग टू बी मेगा डैम प्रोजेक्ट। $167 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा जिसका कंस्ट्रक्शन चाइना ने फाइनली स्टार्ट कर दिया है। भारत ने कई तरह से विरोध करने की कोशिश की कि ये नहीं होना चाहिए, ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है, बांग्लादेश के लिए खतरा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये है क्या एग्जैक्टली, भारत का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसको लेकर, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूपीएससी बैच के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में ये भी अवेलेबल है। क्या करना है आपको, यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ये फोन नंबर दिया है, इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी, किसी भी प्रकार की हेल्प अगर आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पर देख लेते हैं कि यालुंग सांगपो रिवर जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से भी जाना जाता है और ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में। तिब्बत में आप देख सकते हो चामयुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से इसकी शुरुआत होती है और अल्टीमेटली द ग्रेट बेंड के बारे में आपने सुना होगा, जिसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। ये यहाँ पर चेंज होता है कोर्स इसका और अल्टीमेटली भारत में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जब भारत में एंटर करता है तो ये सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है और अल्टीमेटली इसको फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। ये आपका चला जाता है बांग्लादेश में। और भारत में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, ये सब आपको देखने को मिलेगा, मानस। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है। एंड अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि कल जो है यहाँ पर चाइना ने ऑफिशियली इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एंड इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कैसे। नाम आपने देख लिया, इसकी लोकेशन बेसिकली जो परफेक्चर है नियांगची, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड ये ग्रेट बेंड के नियर बन रहा है और साथ ही साथ इसका कॉस्ट है $167 बिलियन और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट 300 बिलियन किलोवाट आवर्स पर ईयर। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैन यू इमेजिन 70 गीगावाट। मतलब अभी जो 3 गॉर्जियस डैम है इसकी कैपेसिटी है 22.5 गीगावाट। ना जस्ट इमेजिन, इसका 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। कंप्लीशन टाइमलाइन लगभग 8 साल बताया जा रहा है, 2033 तक कंप्लीट होगा। टेक्नोलॉजी इसमें बेसिकली क्या है ना कि 5 जो डैम्स हैं उसको मिलाकर ये बन रहा है। टनल होंगे इसके अंदर ताकि जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जा सके दूसरे रीजन्स में। अंडरग्राउंड पावर हाउसेज होगा जिसको ट्रैक ही आप नहीं कर पाओगे, सैटेलाइट भी इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। एलिवेशन ड्रॉप मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक जो इसकी हाइट होगी 2000+ मीटर और ये आपको मिलेगा करीब 200 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। एंड मैसिव हाइड्रो पोटेंशियल इसका होने वाला है। और ये जो स्पॉट है वो क्यों चुना गया है, द ग्रेट बेंड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो यालुंग सांगपो के नाम से होता है, यांगची ये जो तिब्बतियन परफेक्चर है तिब्बत के अंदर, वहां पर ये अचानक से मोड़ लेता है। ये अगर आप रिवर को देखो तो ये जो मोड़ लेता है इसको हम द ग्रेट बेंड कहते हैं। उसका एक रूप आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर। इस तरह से जो पूरा का पूरा रिवर है टर्न होता है और अल्टीमेटली ये भारत के अंदर एंटर करता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना तो काफी माउंटेनियस रीजन से होकर गुजरता है। तो इट इज द डीपेस्ट, वन ऑफ द डीपेस्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक कैनियंस ऑन द अर्थ। इससे क्या है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी हो जाती है। जो इसका स्टीप वर्टिकल ड्रॉप है, वाटर वॉल्यूम है, इसकी वजह से यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पोटेंशियल इसमें काफी ज्यादा है। एंड इसी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। चाइना का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है चाइना क्या कह रहा है कि वो क्यों बना रहा है। सबसे पहला है कि जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है चाइना उसको कम करना चाहता है। 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी लाना चाहता है, जैसे भारत का एम है 2070 तक लाने का। फिर उसके अलावा जो लोकल, मतलब चाइना ये कह रहा है कि तिब्बतियन डेवलपमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं, लोकल इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन, जो अंडर डेवलप्ड रीजन है वहां पर उसके लिए हम कर रहे हैं। फिर स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस भी तो शो करेगा चाइना, जो इंजीनियरिंग है, जियो पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है ये, अपने आप में एक बड़ा मार्वल होने वाला है। और इसके अलावा फ्लड कंट्रोल, यहाँ पर जो
सीजनल फ्लोज होते हैं, जो फ्लड आता रहता है, तो उसको कंट्रोल करेगा, ऐसा चाइना का कहना है। ये जस्टिफिकेशन है चाइना की तरफ से, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत और बांग्लादेश पर पड़ेगा। और वो क्या है? सबसे पहला, हाइड्रोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक रिस्क, मतलब कि यूनिलैटरल कंट्रोल होने वाला है चाइना का। मतलब आप स्टार्टिंग में ही पानी को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आप समझिए, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी प्रकार की लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है भारत, बांग्लादेश और चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लीगल ट्रीटी नहीं है तो चाइना मनमाने तरीके से किसी भी प्रकार से उस रिवर के वाटर को कंट्रोल कर सकता है। डाउनस्ट्रीम जो कंट्रीज हैं, भारत और बांग्लादेश, वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाएंगे। दूसरा, इसको एक प्रकार से लीवरेज किस तरह इस्तेमाल कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जो जैसे बॉर्डर टेंशन हो गया, डोकलाम, गलवान, इस तरह के इंसिडेंट्स में धमकी दे सकता है कि हम पानी रोक देंगे, ऐसा कर देंगे, या फिर अचानक से बहुत सारा पानी बहा देंगे जिसकी वजह से फ्लड आ जाए। और इसके अलावा चाइना हैज़ बिल्ट सेवरल डैम्स ऑन अदर रिवर्स ऑल्सो, जैसे मेकोंग हो गया जो कि म्यांमार में एंटर करता है। तो बिना म्यांमार के कंसेंट से, बिना रीजनल कंसेंट के, यहां पर चाइना इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगातार बनाता रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल। जैसे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा, जब भी डैम बनता है तो डैम की वजह से पानी जो रुकता है ना, यहाँ पर पानी आप रोक रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेडिमेंट्स है, रिच सेडिमेंट्स, वो भी रुक जाता है। एंड वो रिच सेडिमेंट जो नीचे रिवर में आना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है इस नदी पर, वो बड़े खतरे में आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आसाम, बांग्लादेश, तो वहाँ पर फिश माइग्रेशन वगैरह हो सकता है, हॉटस्पॉट खतरे में आ सकता है, वेटलैंड खतरे में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो अनसीजनल फ्लड। ऑलरेडी आप सबको पता है कि हर साल हम सुनते हैं आसाम के अंदर बाढ़ आ गई। नाउ जस्ट इमेजिन, ये एक और बड़ा खतरा हो जाएगा कि यहाँ पर सीजनल के साथ साथ कभी भी बाढ़ का खतरा आसाम में बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इतना बड़ा ये डैम है, नॉर्मली कोई भी डैम बनाया जाता है तो उसमें सिस्मिक एक्टिविटी ऑब्जर्व किया गया है, जो अर्थक्वेक का खतरा है वो कई बार होता है ना। इतना बड़ा डैम है, इसको लेकर तो क्लियरली बोला गया है कि स्पेशली जो रीजन है ना, हिमालयन रीजन हो गया, अक्सर भूकंप वगैरह हम देखते रहते हैं, और इस डैम की वजह से और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पानी का जो वेटेज है वो पूरा टेक्टोनिक्स जो शिफ्ट है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन। देखो, भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कई बार प्रोटेस्ट किया है कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, और इसी को देखते हुए, क्योंकि चाइना नहीं मान रहा है, भारत भी कहीं ना कहीं अपर सियांग हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कुछ हद तक हम अपने आप को बचा सकें कि अगर चाइना अचानक से पानी वगैरह रिलीज करता है। और साथ ही साथ वाटर डिप्लोमेसी पर हम फोकस करना चाहते हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ। बांग्लादेश के लिए भी कंसर्न है, सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, बांग्लादेश के लिए भी तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ड्राई सीजनल फ्लोज है वो इम्पैक्ट हो सकता है, जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो बांग्लादेश में नहीं जाएगी। इसके अलावा सैलिनिटी इंक्रीज हो सकता है कोस्टल एरियाज में, क्योंकि जब पानी का फ्लो रुकेगा तो फ्रेश वाटर कम आएगा, और बे ऑफ बंगाल में जब ये जाकर नदी मिलती है तो वहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसके अलावा डेल्टा इकोसिस्टम, सुंदरबन आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से और ज़्यादा खतरा इसके ऊपर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क है कि नहीं। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि कोई भी बाइंडिंग वाटर शेयर एग्रीमेंट नहीं है चाइना, भारत और बांग्लादेश के बीच में। यहां पर आपको मैं बता दूं, 2006 में चाइना और भारत के बीच में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म सेटअप किया गया था। लेकिन क्या होता है कि अगेन मॉनसून के समय जब हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी के डेटा के बारे में, वो चाइना हमारे साथ शेयर नहीं करता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जब तक आप डेटा शेयर नहीं करोगे, भारत अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाएगा। और इसीलिए भारत कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि एससीओ में, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म में हम इस मुद्दे को उठाएं। एंड चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशन, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। 1997 का जो कन्वेंशन है, चाइना उसका पार्ट ही नहीं है, और ये कन्वेंशन कहता है which governs equitable use and no harm principle। ट्रांस बाउंड्री जो रिवर होती हैं उसमें आपको ये प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। खैर, यहां पर इसका टेक्निकल डायमेंशन मैं आपको बताता हूं, जो कि अगेन भारत के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। अंडरग्राउंड पावर हाउसेस बना रहा है चाइना इस डैम के लिए, मतलब यहां पर रडार सिग्नेचर्स, एरियल डिटेक्शन, वो सबको अवॉइड कर लेगा चाइना, हमें पता नहीं चल पाएगा कि नीचे चल क्या रहा है। दूसरा है आपका सीक्वेंशियल डैम्स स्टोर एंड रेगुलेट फ्लोज, मतलब कि लगातार ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे लगातार कई सारे डैम स्टोर बनाए गए हैं, जिससे पानी लगातार आप
रेगुलेट कर सकते हो, एक डैम से दूसरे स्टोर में, दूसरे से तीसरे स्टोर में। और डाइवर्जन टनल्स, मतलब नीचे नीचे कुछ टनल्स बनाए जाएंगे, बताया जा रहा है, जो कि चाइना के नदन साइड में, मतलब नॉर्मली जो आपका फ्लो है, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो ये तो नेचुरल कोर्स है आपका, लेकिन चाइना नदन पार्ट ऑफ रीजन्स में, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको ले जाने के लिए पानी को कुछ टनल्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो नदन रीजन्स में इसको ले जा सके। और इसका अगर आप कंपेयर करोगे थ्री गॉर्जेस डैम से, आप अगेन देख सकते हो कि 70 गीगावाट की कैपेसिटी, यहाँ पर 22.5 गीगावाट, कॉस्ट इसका $30 बिलियन का था, इसका ह्यूज है $167 बिलियन, डिस्प्लेसमेंट 1.3 मिलियन, 13 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। एंड नाउ जस्ट इमेजिन तिब्बत में क्या हाल होने वाला है, मतलब जो तिब्बतियन कम्युनिटीज हैं वो बहुत बड़े खतरे में है इस समय। खैर आगे क्या हो सकता है, देखो भारत जो है अपर सियांग जो डैम प्रोजेक्ट है उसको फास्ट ट्रैक करेगा क्योंकि चाइना मान नहीं रहा है। फिर दूसरा है ब्रह्मपुत्रा वाटर कमीशन, हम ये पुश करने की कोशिश करेंगे कि एक बने चाइना, बांग्लादेश और भारत के बीच में। और स्पेस बेस्ड सर्विलेंस की भी मांग करेंगे ताकि हमें पता हो सैटेलाइट्स के थ्रू जो है कि वहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, पानी की कंडीशंस क्या है ऊपर की तरफ। और इसके अलावा अलग अलग फोरम में इस मुद्दे को उठाएंगे। ग्लोबल कम्युनिटी भी प्रेशर कहीं ना कहीं डालेगी चाइना के ऊपर की जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, फ्री फ्लो रिवर एथिक्स है, ट्रांसपेरेंसी है, वो रखा जाए। और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एनजीओज ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट को लेकर आवाज उठा सकते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। कंक्लूजन यही निकलता है कि चाइना का ये जो ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग फीट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है और इसकी वजह से पूरा जो रीजनल हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। ये भारत और बांग्लादेश की वाटर सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, कैटास्ट्रॉफिक इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग रूल्स हैं वो चैलेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होगा, भारत किस तरह से इस चीज को टैकल करेगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई थी जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है बाय वॉल्यूम सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, आपको बताना है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये बैच लेते हो और आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आप एक काम कर सकते हैं, ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी तरह से मेरी जो पर्सनल टीम है वो आपको हेल्प कर देगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, पीआरपी एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।